हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। एमपीसी 002 यानी सेकंड पेपर लाइफ स्पेन साइकोलॉजी की क्लासेस फिलहाल चल रही हैं। ये थर्ड वीडियो है जिसमें आज हम कुछ और टॉपिक्स लेंगे। सो फार आपने ये सब टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अभी हमने 12th टॉपिक को स्टार्ट करना है आज, लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उससे पहले के ये 11 टॉपिक्स आप प्रीवियस दो वीडियोज में पढ़कर आए हैं। ओके, आज के वीडियो में हमारी जो तीन मेजर थ्योरीज रहेंगी, एक तो लॉरेंस की कोलबर्ग थ्योरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी और कंटेक्चुअल थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ी बड़ी भी हैं, तो बेस्ड ऑन द टाइमिंग की कितना टाइम हम लगा लेते हैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, क्योंकि मैं ये पहले से डिसाइड करके तो नहीं चल सकती कि मैं यहाँ एग्जाम्पल कम दूंगी या इस टॉपिक को स्ट्रेच कर लूंगी। एक्सप्लेनेशन होते होते हो ही जाता है। तो आज का वीडियो हमारा हो सकता है कि तीन ही थ्योरीज कवर हो पाए, लेकिन अगर टाइम रहेगा तो मार्कियाज आइडेंटिटी को भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। वैसे तो हम एक वीडियो में 7-6 वीडियोज अभी तक ले रहे थे, टॉपिक ले रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा हम हमेशा ही फॉलो कर पाए। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं बहुत तेजी से ना दौड़ाऊं यहाँ पे और इन थ्योरीज को आपको अच्छे से समझा दूं, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए आप ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ही तो फोकस कर रहे हैं। तो अगर एक वीडियो एक्स्ट्रा भी हो जाएगा इसमें तो कोई खास बात नहीं है। वैसे टारगेट हमारा था कि हम एमपीसी 002 को 5 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, तो ये थर्ड वीडियो है आज का। पर अब इन थ्योरीज को देखते हुए मुझे नहीं लगता है 6 वीडियोज तो हो ही जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, तो चलिए आते हैं पेज नंबर 26 पर हम, और 26 पर हम स्टार्ट करेंगे लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओके, इससे पहले का सब आप पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंड में बिल्कुल बताया था, अगर आपने ध्यान से पूरा वीडियो देखा था, कि जो लॉरेंस की कोलबर्ग थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, उसका जिक्र पहले भी हुआ है स्टेज थ्योरी में। तो वहां आपने जस्ट एन इंट्रोडक्शन, जस्ट नेमिंग करी थी और कुछ भी नहीं किया था। अब हम इस वीडियो को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि मॉरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ये मॉडल है। लॉरेंस कोलबर्ग जो थे, उन्होंने पियाजे के वर्क को एक्सपेंड किया था इसी एक्सप्लेनेशन में। अभी हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे पियाजे के वर्क के साथ में। तो उन्होंने एक और डिटेल्ड थ्योरी डिस्क्राइब की थी मॉरल डेवलपमेंट की, जो ये बताती है कि लोग किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं थ्रू स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग एज दे मैच्योर। जो हमारे मॉरल वैल्यूज होते हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज भी होते हैं, ग्रो भी करते हैं, डेवलप होते ही हैं हम, राइट। तो किस तरह से होते हैं उसको डिफाइन किया था कोलबर्ग ने, और उन्होंने इसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया था, जिसके हर एक के 2-2 स्टेजेस हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके 3 लेवल हैं और हर लेवल की एक स्टेज है, मतलब 2-2 स्टेज हैं। मतलब हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। ओके, तो जब उन्होंने इनको डिस्क्राइब किया तो उनके 3 लेवल्स क्या थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तो तीनों नाम बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद बात आएगी इनके अंदर की स्टेजेस की। तो पहले शुरुआत करते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि एज 9 ईयर्स तक रहता है। इस लेवल पर मॉरल रीजनिंग इज प्राइमरली ड्रिवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड द डिजायर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवॉर्ड्स। अगर इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं तो छोटे बच्चों को इंक्लूड कर रहे हैं। ये वो फेज है जहाँ पे छोटे बच्चे हो रहे हैं। आप ही सोचिए कि छोटे बच्चों के अंदर मॉरल डेवलपमेंट आप कैसे करते हैं। किसी बच्चे को कोई चीज सिखाते हैं, उसका लॉजिक देते हैं, उसको बहुत कॉन्सेप्ट समझाते हैं? नहीं, बच्चे को ये कहा जाता है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो डांट लगेगी, या अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चे ज्यादातर रिवॉर्ड से सीखते हैं, पर पनिशमेंट का भी रोल होता है, क्योंकि हमेशा आप उनको प्रेज करके, अप्रेजल देके नहीं काम करा सकते। कई बार उनको डांटना भी जरूरी होता है, पनिशमेंट भी जरूरी होता है। तो लेकिन मेन चीज क्या है कि बच्चों का सेल्फ इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए उस काम को करने में। अगर वो नहीं करना चाहते होंगे तो फिर अल्टीमेटली वो बच्चे हैं, फिर आप उनसे करा भी नहीं पाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे जो स्टेज 1 होती है वो कहलाती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अब इस स्टेज को हम कैसे समझते हैं कि यहाँ पे उसमें पनिशमेंट को अवॉइड करते हुए उनको इस तरह से चीजों को समझाया जाता है कि जो राइट और रॉन्ग है चीजें, वो अगर आप गलत करेंगे तो उसका पनिशमेंट आपको मिलेगा। मतलब एक काइंड ऑफ फियर हम बच्चे के माइंड में जनरेट करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चा जो है वो सही काम करने की तरफ बढ़ता है। मतलब ऑपोजिट हम लेके चलते हैं। जैसे बच्चा कह रहा है कि आई शुड नॉट स्टील बिकॉज आई विल गेट इन ट्रबल, या फिर मैं इस काम को इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज माई मदर विल स्कोल्ड मी फॉर दिस। तो किसी न किसी तरीके की डांट पड़ने का उसको फर्क पड़ेगा, या उस डर जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा, तब वहां पे ओबीडियंस आता है। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इस स्टेज में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं वो ये रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हर पर्सन का अलग अलग इंटरेस्ट और पर्सपेक्टिव होता है। मॉरल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेटिस्फाइंग वंस ओन नीड्स एंड ओकेजनली द नीड्स ऑफ अदर व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट बेनिफिट। जैसे कि अगर तुमने मेरा काम खराब किया तो मैं तुम्हारा भी खराब काम कर दूंगा, है ना। अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। या बच्चों से कहा जाता है बेटा अगर आप दूसरों की हेल्प करोगे तो दूसरे भी आपका ध्यान रखेंगे, अगर आप मैम को रिस्पेक्ट करोगे तो वो भी आपको प्यार करेंगी। छोटी छोटी बातें होती है जो बच्चों को सिखाते हैं। तो वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में आता है कि आप
एक्सचेंज करके ही चीजों को ले सकते हैं, जो आप दूसरों के लिए करेंगे वैसा ही आपको पलट कर मिलेगा। ये चीज भी बच्चे को समझाई जाती है। अब आता है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, एडोलेसेंस और एडल्टहुड होता है ज्यादातर। इस लेवल पर क्या होता है, सोसाइटल नॉर्म्स और हमारी जो अथॉरिटी फिगर की एक्सपेक्टेशंस है वो आ जाती हैं। मोरालिटी इज नाउ व्यूड इन रिलेशन टू अपहोल्डिंग लॉज एंड सोशल ऑर्डर। रूल्स को फॉलो करना, जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, इस उम्र में जो लोग होते हैं या फिर अपनी जॉब की स्टार्टिंग जर्नी में, फेज में, उनके साथ यही चीज होती है कि उन्हें रियलाइज होता है कि हमें ऐसा करना है क्योंकि ये रूल है, हमें रूल को फॉलो करना है, ओबे करना है। ओबीडियंस यहाँ भी होता है लेकिन उसकी स्ट्रक्चर बदल जाता है। उसके लिए क्या जरूरी है, पहला स्टेज है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। द फोकस इज ऑन लिविंग अप टू सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स बाय बीइंग गुड एंड गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर। ये होता भी है अडल्टहुड में। अगर हम देखें स्टार्टिंग में टीनेजर्स की जो होते हैं, अगर उनकी बात करें, एडोलेसेंट्स की बात करें, तो वो अच्छे बने रहने वाला जो फेज होता है ना, कि हम अच्छे, हमारी एक इमेज अच्छी रहे, लोग हमें अच्छा समझें, तभी अच्छी चीजें होंगी आसपास। वो एक अच्छा बने रहने का जो प्रेशर है वो यहाँ पे डेवलप होने लगता है। आई शुड नॉट चीट ऑन दिस टेस्ट बिकॉज पीपल विल थिंक आई एम अ बैड पर्सन। लोगों का परसेप्शन अपने ऊपर पड़ने वाली चीज की, लोग क्या कहेंगे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है। उसके अलावा मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशली लेवल पर जो चीजें होती हैं उनको करने के लिए अपने आप को एक तरीके का फोर्स करना कि ऐसा करना चाहिए, शुड टू और टू वाली सिचुएशन आ जाती है। अब मोरालिटी किससे लिंक हो जाती है, लॉ को मेंटेन करने से लेके, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने से लेके, इन तरह की चीजों में, कि अपहोल्डिंग लॉज इज क्रूशियल इवन इफ दे आर इनकन्वीनियंट। मतलब अगर ऐसा है तो हमें ऐसा ही करना है, इस तरीके के थॉट जो है डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। इट्स रॉन्ग टू स्टील बिकॉज लॉज आर देयर टू मेंटेन ऑर्डर एंड इफ एवरीवन ब्रोक द लॉ सोसाइटी वुड फॉल अपार्ट। तो इस तरीके की सिचुएशन आ जाती है। अब पोस्ट कन्वेंशनल लेवल आता है, इसकी भी दो स्टेजेस हैं। यहाँ पर भी चीजें जो हैं वो थोड़ा एक्सपेंड होती हैं प्रीवियस स्टेज से। ये हाईएस्ट लेवल कहलाता है क्योंकि यहाँ पे लॉज और रूल्स को लोग ये तो जानते हैं कि हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। वो बने ही ह्यूमन के राइट्स के लिए हैं, ह्यूमन के कन्वीनियंस के लिए हैं, जस्टिस के लिए बने हैं। मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। अब उनको यूं ही उठा के फॉलो कर लेना नहीं रहेगा, उसके पीछे के लॉजिक भी इंक्लूडेड हो जाते हैं। ओके, जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब इंडिविजुअल ये सोचना शुरू करते हैं कि लॉज जो हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो किसी भी चीज को अच्छा करने के लिए क्रिएट किए गए हैं, लेकिन हम उसको अपने आप खुद को इस चीज में इतना प्रेशर में नहीं डालेंगे कि हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं। Someone might argue, even though it's against the law, civil disobedience is justified if the law is violating human rights, है ना। इस तरह की सिचुएशन आती है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स भी यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं कि मॉरल रीजनिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी, इन चीजों पर बेस्ड होने लग जाती है। इंडिविजुअल्स फॉलो दिस प्रिंसिपल इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज और सोसाइटल रूल। इसके भी आगे की एक स्टेज ये आ जाती है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, कि अब चीजों को उससे भी ऊपर बढ़ के सोचा जाने लगता है कि अगर कोई लॉ ब्रेक भी किया जा रहा है एंड इफ इट इज फॉर द गुड, लेट इट हैपन, इसे होने दो। ओके, ये जो स्टेज है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग को रिफ्लेक्ट करती है। इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, आई विल एक्ट अगेंस्ट द अनजस्ट लॉ बिकॉज इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी इवन इट मीन्स पर्सनल रिस्क। अगर मेरा लॉस होता है हो जाए, लेकिन मैं सारी दुनिया का लॉस नहीं होने दूंगा। इस टाइप का थॉट आ जाता है मॉरल लेवल पर, और ये हाईएस्ट लेवल होता है जो कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर हमें दिखता है। जाहिर सी बात है, आपने शुरुआत से जो मॉरल का डेवलपमेंट देखा, मॉरल वैल्यूज का, और इस पॉइंट तक आते आते आपने उम्र का एक बहुत बड़ा गैप को अपने आप में फील किया होगा जब आप यहाँ पे देख रहे थे। तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पोस्ट कन्वेंशनल में कोई छोटा बच्चा ऐसा सोच सकता है या उन थॉट्स को कोई बड़ा पर्सन ऐसा सोच रहा होगा। इसकी कोलबर्ग्स की थ्योरी के की पॉइंट्स की बात करें तो इसमें हमें स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेशन दिखता है। जो लाइन मैंने जस्ट अभी बोली है वो इस बात को जस्टिफाई करती है कि आप देख रहे हैं कि स्टेजेस सीक्वेंशियल वे में चल रही हैं, चीजें अपने ऑर्डर में चल रही हैं। इसमें जस्टिस पर फोकस है। ये जस्टिस पर इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि जो भी मॉरल वैल्यूज हैं वो अल्टीमेटली जस्टिस की बात करती है, कि जो चीजें हैं वो एक जस्टिसफुल होनी चाहिए, उनमें रिजल्ट उसका जस्टिसफुल निकल के आना चाहिए। मॉरल डिलेमास भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मॉरल डिलेमास का मतलब हो गया मॉरल हेंस डिलेमा, वेयर अ मैन मस्ट डिसाइड वेदर टू स्टील मेडिसिन टू सेव हिज डाइंग वाइफ। द रीजनिंग बिहाइंड वेदर टू स्टील और नॉट वाज यूज्ड टू असेस द इंडिविजुअल स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। यहाँ पे इसको हम हेंस डिलेमा भी कहते हैं कि कुछ अच्छा करने के लिए कुछ बुरा कर बैठ रहे हैं, तो किस वाले पॉइंट को हम मॉरल में रखेंगे। जो हमने बुरा कर दिया, क्या उसके बेसिस पर हम मॉरल जजमेंट करेंगे, या जो कॉज था जिस वजह से हमने उस काम को अच्छे के लिए किया
वो हमारे मॉरल में आएगा। तो ये डिलेमा जो होता है वो हेंस डिलेमा कहलाता है। क्रिटिसिज्म की भी बात करें तो कल्चरल बायस हमें यहाँ देखने को मिलता है कि वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी की अलग तरीके से है। जैसे मैंने अभी एक स्टेटमेंट दिया, तो हो सकता है कुछ कल्चर में इस चीज को एक्सेप्ट किया जाए और कहीं पर ये बात एक्सेप्ट ही ना की जाए कि अरे गलत तो गलत है, कॉज अगर गलत है तो फिर कुछ भी करना गलत ही है। तो वहां पे सही गलत को कैसे डिफरेंशिएट करें, कोई पैरामीटर नहीं है, कोई स्केल नहीं है। इस वजह से कल्चरल बायस हमें देखने को मिलती है। जेंडर बायस यहाँ पर है। कैरल गिगलिन, फेमस साइकोलॉजिस्ट, क्रिटिक गोल्डबर्ग थ्योरी फॉर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स मेल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। उन्होंने कहा कि उन्होंने मॉरल रीजनिंग को केयर और रिलेशनशिप के बेसिस पर ओवरलुक करा है, जिसको कि लगता है कि वुमेन ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है मेन से ज्यादा। ऐसा उनका थॉट था, तो उन्होंने इस चीज को यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसे कि और थ्योरीज में भी हम देखते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन लिमिट हो जाता है यहाँ पे। कोलबर्ग की थ्योरी को ज्यादातर हाइपोथेटिकल मॉरल डिलेमास के लिए लिया जाता है, जबकि रियल लाइफ सिचुएशन में हमें जहाँ पे इमोशनल, सोशल प्रेशर और पर्सनल एक्सपीरियंस का रोल होता है डिसीजन मेकिंग में मॉरल वैल्यूज का, वहां पर ओवरलुक हो जाता है। कंक्लूजन पे आते हैं तो वही बातें हैं जो इतनी हमने अभी तक इसमें पढ़ी हैं कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है कि इंडिविजुअल राइट रॉन्ग के सेंसेस को डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। 3 स्टेजेस में ये बात होती है, 3 लेवल्स में ये बात होती है, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। 3 लेवल्स पे ये बात होती है जिनकी अपनी अपनी 2-2 स्टेजेस हैं, और उन स्टेजेस के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एक उम्र के एक लंबे गैप में या एज के एक लंबे गैप में किस तरीके से मॉरल डेवलपमेंट होता है। ओके, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। ये जो थ्योरी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के लिए अब आपको स्विच करना होगा। अब मॉरल वैल्यूज का कोई काम नहीं है, उधर से हट जाइए और वापस आ जाइए उन सारे एक्शंस की तरफ जो किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कराते हैं हमारे पूरे सिस्टम में, है ना। क्या होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी पर्सन या बच्चे या किसी के लिए भी यूज होता है जो किस तरीके से इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जब वो बड़े होते हैं। अनलाइक स्टेज बेस्ड थ्योरी जैसे प्याजे की थी जिसने कॉग्निटिव की डिस्टेंट स्टेजेस के बारे में बात की थी, ये थ्योरी किस पर फोकस करती है? कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट पे फोकस करती है। स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेसेस जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन पर अभी हम बात एक एक करके करेंगे कि अटेंशन पे क्या बात करती है थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे क्या बात करती है, एक एक करके करेंगे। ये थ्योरी ये भी एनालॉजी ड्रॉ करती है कि ह्यूमन माइंड and a computer explaining cognitive development in terms of input processing storage and output of information। जब भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस की बात आती है, प्रोसेसिंग की बात आती है, तो एक चीज तो साफ है कि हमेशा हमें ये समझना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं वो प्रोसेस हो रही है तो वो स्टोर भी हो रही है। स्टोर हो रही है तो उसका रिट्रीवल भी कभी ना कभी होगा, रिट्रीवल हो रहा है तो कभी ना कभी डिके भी होगा। तो ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में चलती हैं। तो आइए इस थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है अटेंशन। अटेंशन हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो अपने अटेंशन को कंट्रोल करने में बेटर होते चले जाते हैं, वो लॉन्गर पीरियड के लिए फोकस कर पाते हैं और उन्हें पता रहता है कि सिलेक्टिव अटेंशन क्या चीज है। नॉट एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, बट दे बिकम सेलेक्टिव इन चूजिंग द अटेंशन, मतलब चूजिंग समथिंग व्हाट दे आर डूइंग, है ना, उसको हम सेलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं। जैसे कि आप जब आपको पता है कि मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम है तो आपके घर के पास कितनी भी पार्टी हो रही है, आप क्या करेंगे? आप फोकस अपना पढ़ाई पर करेंगे, आप डांस करने के लिए वहां नहीं जाएंगे, या अपने रूम को बंद कर लेंगे या ईयरबड्स लगा लेंगे, आप अपने आप को उस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मेरा अटेंशन इस समय कहाँ होना चाहिए। तो सिलेक्टिव अटेंशन वो होता है कि जब हमारे हमारे पास वेरियस चीजें होती हैं, जरूरी नहीं हमेशा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज हो, बट आउट ऑफ मेनी थिंग्स व्हेन वी आर एबल टू सेलेक्ट पर्टिकुलर स्टिमुलाई, तब हम उसे कहते हैं कि वो हमारा अटेंशन जो है सिलेक्टिव अटेंशन है। तो यहाँ पे सिलेक्टिव अटेंशन बच्चे जो हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ वो जानते होते हैं कि कैसे करना है। अटेंशन का भी डेवलपमेंट होता है। जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो किसी सिंगल टास्क को एक्सटेंडेड पीरियड्स में नहीं कर पाते, इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब वो मेच्योर होते हैं तो उनका अटेंशन सस्टेन करने लगता है, रुकने लगता है, और उसकी वजह से वो मल्टीपल टास्क को कर लेते हैं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उनको अगर आपने पढ़ने के लिए बिठा दिया और पड़ोस में अगर एक तरह से कोई कार्टून चल गया टीवी में तो उनका तुरंत अटेंशन उधर चला जाएगा, फिर आपको उन्हें पढ़ाई पे लाना मुश्किल हो जाएगा। बच्चों में अटेंशन जो है वो बहुत ज्यादा इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन जब बड़े होते हम जाते हैं तो हम डिवाइडेड अटेंशन में भी काम कर लेते हैं। हमें पता, इनफैक्ट मैं आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं बैकग्राउंड में और साथ में कोडिंग कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं कोई भी अपना। मैं भी ऐसा करती हूँ कई बार कि म्यूजिक प्ले करके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करके
वर्क करते हैं, तो क्या है, हम तो खुद ही डिवाइडेड अटेंशन को चूज कर रहे हैं, लेकिन वो अटेंशन हमारा इस तरीके से हो जाता है कि वहां भी सिलेक्टिव हो जाता है। एक पॉइंट के बाद उस म्यूजिक से भी फर्क नहीं पड़ने लगता, वो काम में इतना फोकस हो जाता है। तो ये चीजें होती जाती है हमारे साथ में। मेमोरी की हम बात करें, मेमोरी क्या है, मेमोरी एक सेंट्रल रोल प्ले करती है कि बच्चे किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। अब तीनों मेमोरीज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, मैं यहाँ थोड़ा टाइम अपना सेव करने की कोशिश करूंगी। आपको पता है सेंसरी मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते हैं। सेंसरी मेमोरी वो होती है, वो इनिशियल स्टेज होती है मेमोरी की, जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से जस्ट रिसीव ही करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ भी अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू रिसीव करते हैं, सेंसरी मेमोरी है। फिर क्या होता है, उस मेमोरी को अगर हम थोड़ा सा टाइम के लिए होल्ड करते हैं, वो वर्किंग बन जाती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। वर्किंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कुछ वर्क कराती है हमसे, कुछ हम वर्किंग मोड में आते हैं उसकी वजह से, इसलिए वर्किंग कहते हैं। और वर्किंग मेमोरी पर जब हम और रिहर्स करते हैं, तब वो मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो कई बार आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो मैं मान के चल रही हूँ इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आती है प्रोसेसिंग की स्पीड, ये बहुत मैटर करती है, इसको भी आप पढ़ तो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्विकली बता देती हूँ। प्रोसेसिंग की स्पीड का मतलब होता है हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पढ़ रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो हमें ये भी समझना होगा कि हमारी जितनी मेंटल एक्टिविटीज हैं वो कितना क्विक वर्क कर रही हैं। वो वर्क तो कर रही है, वो तो वर्क तो सबका करती हैं, लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन क्लास में रेज करते हैं, तो कोई बच्चा बहुत फास्ट आंसर लिख देता है, कोई बच्चा बहुत टाइम लगाता है, और किसी को एक क्वेश्चन को कई बार समझाना पड़ता है। तो मतलब हर पर्सन की अपनी एक प्रोसेसिंग की स्पीड है, और उसके बिना हम हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसे वर्क कर रही हैं जज करना बहुत मुश्किल है। तो प्रोसेसिंग की स्पीड भी मैटर करती है, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, हर पर्सन के बारे में है ये, उनकी प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ती चली जाती है। ओके, एक चीज ये भी है कि एज के साथ साथ जब एज का डिक्लाइन होने लगता है, नॉट एज का डिक्लाइन कहेंगे हम, एज तो बढ़ी रही होती है, एज कभी डिक्लाइन नहीं होती, हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज का डिक्लाइन होने लगता है एज बढ़ने के साथ साथ, ये बात कहना ज्यादा ठीक रहेगा। तो आप देखिए, अगर आप किसी ओल्ड एज पर्सन को कोई चीज समझाएंगे तो आप उनको 2 बार, 3 बार, 4 बार बतानी पड़ती है, बहुत जल्दी वो नहीं क्विकली पकड़ पाते हैं, क्योंकि वहां से कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, धीरे धीरे उनका उसका एक लेवल जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाने लगता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे इस मॉडल का एक पार्ट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो एक बहुत ही ऐसी चीज है, जब हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग तो उससे हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज की प्रोसेसिंग का पता चलता है, कितना शार्प हुई होंगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम प्रोसेसिंग स्पीड से भी तो कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल की बात मैं कर रही हूँ, अलग अलग ही लिखेंगे आप। प्रॉब्लम सॉल्विंग को इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि क्लास में एक बच्चे को हमने हमने एक क्वेश्चन दिया क्लास में, और एक बच्चे ने बहुत अच्छा किया क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी थी। तो यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी प्रोसेसिंग स्पीड से भी तो डिफाइन हुई है, कि कैसे उसकी स्पीड थी, तो हम पता चल कर पाए कि उस बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर उसकी स्पीड स्लो होगी तो हमें लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक तरीके का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जहाँ पे बच्चे वेरियस स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, और यंगर चिल्ड्रन सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड स्ट्रेटेजीज को यूज करते हैं, और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बच्चे इसमें भी बेहतर होते चले जाते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग की बात करें तो ये हायर लेवल कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, रेगुलेटिंग बिहेवियर। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है बच्चों का, तो ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में भी हमें इम्प्रूवमेंट दिखता है, और जितना बेहतर बच्चे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग पे होते जाते हैं, उतने ही वो कॉग्निटिव एबिलिटीज पे उनकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो रही है। इसका मतलब ये हर चीज, जितने आप पॉइंट से यहाँ देख रहे हैं, ये जितने भी बेहतर तरीके से हो रहे हैं किसी भी पर्सन में, इसका मतलब उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की वो बहुत अच्छे से हो रही है। मेटाकॉग्निशन बार बार बात कर चुके हैं अब तक, कई बार मेटाकॉग्निशन का नाम आ चुका है। अपने ही प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना, अपने ही अवेयरनेस, रेगुलेशन को, कॉग्निटिव एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करना, और जब हमें उनकी नॉलेज हो जाती है, उनमें हम बेहतर होते चले जाते हैं, तब हम कहते हैं कि मेटाकॉग्निशन पर हम हाई हैं। जब हमारे मेटाकॉग्निटिव टास्क, यानी अपने लिए, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, एग्जाम्पल्स देख के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो टाइम टेबल बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं उसको पैराफ्रेज अच्छे से करके उसके नोट्स बना लेते हैं, ये चीजें मेटाकॉग्निटिव स्किल्स को दिखाती हैं किसी भी पर्सन के। और इससे क्या होता है, हम नजर आता है हमें कि किस तरीके से बच्चे की कॉग्निटिव प्रोसेसिंग हो रही होगी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जब हम थ्योरी में कॉग्निटिव लेवल पर जब बात करते हैं, हम कॉग्निटिव प्रोसेसिंग वर्ड यूज कर लेने डजंट मेक एनी रॉन्ग सेंस, क्योंकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज की हो रही है यहाँ पे। तो ये कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को दिखाती है, यानी कि डेवलपमेंट लगातार होता रहता है, रुकता नहीं है। क्वांटिटेटिव चेंज है, ये हमेशा क्वांटिटेटिव चेंज की फॉर्म में नजर आता है, कि जब वो ग्रो कर रहे हैं तो फास्ट हो रहे हैं, है ना, उनकी स्पीड बढ़ रही है, हर चीज में एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव चेंज होता है। ये स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस करती है। हमने देखा कि मेमोरी, अटेंशन, प्रोसेसिंग स्पीड, ये सब बातें हमने जो भी की हैं, इनके स्पेसिफिक स्किल्स पे फोकस है। पियाजे की थ्योरी से इसका कंपैरिजन करें
तो स्टेज बेस्ड वर्सेस कॉन्टिन्यूअस, पियाजे की थ्योरी जो है वो स्टेज बेस्ड है, मतलब उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, लेकिन ये थ्योरी हमें कॉन्टिन्यूटी की तरफ लेकर जाती है कि यहाँ पर हम इस मॉडल में देख रहे हैं कि चीजें कॉन्टिन्यूअस हो रही हैं। स्पेसिफिक प्रोसेसेस पर फोकस है, पहले भी पढ़ लिया। कंप्यूटर एनालॉजीज पर भी कनेक्टेड है ये। कंक्लूजन में हम यही सब लिखेंगे, जो आपने जितना समझा उसे अपनी लैंग्वेज में आप समराइज कर देंगे लास्ट में, कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है वो एक डिटेल्ड प्रोसेस ओरिएंटेड अंडरस्टैंडिंग है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिखाती है हमारी मेंटल फंक्शनिंग में, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। ओके, आ जाते हैं कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। और ये जो कॉन्टेक्चुअल थ्योरी है डेवलपमेंट की, इसको पढ़ने से पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही क्विक ब्रेक लूंगी, क्योंकि ये थ्योरी तो काफी लंबी है और बीच में ब्रेक नहीं लूंगी, जिससे कि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। तो फटाफट से जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है एक बार उसको ओवरव्यू कर लीजिए। मैं अभी बोलती हूँ आपसे विद इन अ सेकेंड। चलिए, कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पर आ जाते हैं। यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रैनर और दुर्गानंद सिन्हा, दो लोगों ने ये थ्योरी दी है, कॉन्टेक्चुअल थ्योरी दी है। वेस्टर्न सिस्टम में यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रैनर की थ्योरी ज्यादा कंसीडर की जाती है और इंडियन नोशन के हिसाब से दुर्गानंद सिन्हा की करी जाती है। ये दोनों थ्योरीज अगर आप सेपरेटली समझना चाहते हैं तो उनके वीडियोस भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। साइकोलॉजी का कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं जिसके हमारे चैनल पर वीडियोस ना हो, तो थोड़ा सा प्लेलिस्ट में अगर आप कभी फुर्सत में है, पढ़ना चाहते हैं, बीच में कभी टाइम मिलता है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जाके विजिट करिए। सबके टाइटल्स और सब चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और उसकी फॉर्म में भी दिख जाएंगी, पोस्टर की फॉर्म में भी दिख जाएंगी, नजर आ जाएगा आपको। ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, आपने अगर अपने सिलेबस को ओवरव्यू किया है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको चैनल पर नहीं मिलेगी। लेकिन हम इग्नू के लिए एक सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं। अब ये तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए है, वैसे भी जो ये वीडियोज हैं, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है तो आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं हम यहाँ पे कंटेक्चुअल थ्योरी के जो डेवलपमेंट की बात है, इसमें हम यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रैनर की थ्योरी को पढ़ेंगे। और उन्होंने जो ये थ्योरी दी है, उन्होंने ये बताया कि किस तरह से इंडिविजुअल जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से कनेक्ट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, सोशल इन्फ्लुएंसेस, हिस्टोरिकल कल्चर, इन सबसे कनेक्ट होते हैं। ये बताती है थ्योरी की डेवलपमेंट जो होता है डायनामिक होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस है, और उस कॉन्टेक्स्ट से बहुत ज्यादा एम्बेडेड है, डीपली कनेक्टेड है जिसमें ये होता है। कॉन्टेक्चुअल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रैनर की जो थ्योरी है वो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के नाम से भी जाती है। दिस मॉडल व्यूज डेवलपमेंट एज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल लेयर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग टू ब्रॉडर कल्चरल फोर्सेज। मैं स्क्रीन पर आपको एक वीडियो कल दिखा रही हूँ, और इसको जो आप देख रहे हैं इसका लिंक आपको कॉमेंट्स में मिलेगा। इस लिंक को एक बार जरूर देखिएगा, और ये यूरी ब्रॉनफ्रेंड-ब्रैनर की जो थ्योरी है वो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। थोड़ा पिक्चराइजेशन भी वहां पर ज्यादा है, उस पिक्चर का भी आप एग्जाम अपने इसमें यूज कर सकते हैं। अब आते हैं कि इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट एज इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो थ्योरी है वो इस चीज पे बहुत फोकस करती है कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, कुछ चीजें बहुत इमीडिएट होती हैं, कुछ चीजें थोड़ा दूर होती है। इमीडिएट मतलब हमारा सेल्फ, हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली के लोग, हमारा घर, हमारे पियर्स, फिर धीरे धीरे हम दूर जाते चले जाते हैं, हमारा स्कूल, फिर हमारा और दूर के लोग हो जाते हैं, सोसाइटी, सोसाइटी के बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम, वर्क प्लेस, इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती हैं। तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है और धीरे धीरे वो चीजें एक्सपेंड होती जाती हैं। डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि वेरियस डायमेंशन के साथ कनेक्ट होता है, बायोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव, जो कि हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट होके पर्सन की ग्रोथ करते हैं, उसकी शेप दे पाते हैं। ओके, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की भी ये बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन रूरल विलेज में हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसके पास डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्सपीरियंसेस होंगे जो कि मॉडर्न अर्बन सिटी में हो रहा है उसके कंपैरिजन में। अब इसकी थ्योरी पर आ जाते हैं। इस थ्योरी के 5 एनवायरमेंटल सिस्टम हैं, 5 एनवायरमेंटल सिस्टम है जिनको आपको इस नाम के साथ साथ इस सीक्वेंस में भी याद रखना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यहाँ पे नाम के साथ साथ इसको इसका सीक्वेंस में याद रखना है। और इस थ्योरी को बनाते वक्त आप इस पिक्चर को अगर ड्रॉ कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक पिक्चर सिंपल सी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि क्या करेंगे आप। उसमें आपको क्या करना है, एक सर्किल बनाना है, सिंपल, ठीक है। उसमें आप, और इसके बाद आपको कंसेंट्रिक सर्किल बनाते जाने हैं। कंसेंट्रिक सर्किल मतलब यही, सर्किल के बाहर सर्किल, सर्किल के बाहर सर्किल, इस तरीके की आप एक पिक्चर सिंपल ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, पहला माइक्रो सिस्टम, दूसरा मीजो सिस्टम, तीसरा इको सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम, इस तरीके से आप सारे सिस्टम को इसमें दिखा देंगे। ठीक, ये एक सिंपल सी पिक्चर है इसकी। इसमें इतना आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा मार्क्स में भी इंप्रेशन फर्क पड़ेगा आपके। ऑल राइट, तो सबसे पहले आते हैं माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में इमीडिएट एनवायरनमेंट आता है। इमीडिएट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया,
इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीजें होती हैं हमारे? इमीडिएट एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें होंगी? फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, नेबर्स। ठीक है, इनके संग जो हमारा रिलेशनशिप बनता है वो एक माइक्रो सिस्टम क्रिएट करता है। मीजो सिस्टम की बात करें, द कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो सिस्टम सच एज द रिलेशनशिप बिटवीन अ चाइल्ड्स होम एंड स्कूल और द इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स। जैसे कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के एजुकेशन से कनेक्ट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ये अब उनकी स्कूलिंग पर परफॉर्मेंस पे पॉजिटिवली रिएक्शन डाल सकती है। जब हम पहला केस देखते हैं माइक्रो सिस्टम, तो हमारा फैमिली, फ्रेंड्स, स्कूल, नेबर्स, इनसे जो हमारा कनेक्शन होता है, लेकिन मीजो सिस्टम में यही कनेक्शन क्या होता है, इनके बीच में भी हो जाता है, इनके आपस में भी हो जाता है ना, इंटरेक्शन बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स इनके बीच में हो जाता है। इकोसिस्टम में जब हम आते हैं, ये ब्रॉडर सोशल सिस्टम इंक्लूड करता है that directly influence the individual such as parents, workplace, community resources, governmental policies। ये सारी चीजें जो हमारे हैं तो हमारे आसपास ही, लेकिन ये यहाँ पे बच्चे के या किसी भी पर्सन के डेवलपमेंट पे अपना रोल प्ले करती हैं। अब पेरेंट्स वर्क स्ट्रेस में अफेक्ट हाउ देयर इंटरेक्ट विद देयर चाइल्ड, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये एक इकोसिस्टम है। प्यार से बात करना, उनका अपने बच्चे के संग रिलेशनशिप जो है वो इकोसिस्टम में आता है, क्योंकि वो बच्चे के डेवलपमेंट पर इनडायरेक्ट वे में अफेक्ट अपना वो रोल प्ले करेगा। मैक्रो सिस्टम की बात करते हैं, ओवर द ओवरआर्चिंग कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स, वैल्यूज, लॉ एंड ट्रेडिशन दैट शेप ऑल अदर सिस्टम। कल्चरल बिलीफ अबाउट चाइल्ड रियरिंग और सोशल एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन आर पार्ट ऑफ द मैक्रो सिस्टम। अगर पेरेंट्स को ये लगता है, एक किसी पेरेंट का एग्जाम्पल ले लें कि बच्चों से डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए वरना वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं, और फ्रेंडली होने की वजह से फिर वो चीज़ों को अपने गलत तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये जो बिलीफ थॉट हैं, ये सब किस में आएंगे? मैक्रो सिस्टम में आएंगे, क्योंकि ये थॉट भी बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना अपना पूरा पूरा तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे। फिर आते हैं क्रोनो सिस्टम की तरफ। दिस सिस्टम रेफर्स टू द डायमेंशन ऑफ टाइम विच इंक्लूड्स चेंजेस ओवर द लाइफ कोर्स एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब एक फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, जो कि जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या है, वो बच्चे के डेवलपमेंट पर अपना रोल प्ले करेंगे क्रोनो सिस्टम में। यानी कि ब्रॉडर लेवल की चीज़ें हो गई, और चीज़ें एक्सपेंड हो गई, बड़ी चीज़ें, ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म जो इम्पैक्ट कर सकती हैं। कॉन्टेक्चुअल डेवलपमेंट के एग्जाम्पल्स की हम यहाँ पे बात करें, तो हम ये पांचों सिस्टम को बताया गया है कि कैसे एक एग्जाम्पल में फिट करके, कि चाइल्ड ग्रोइंग अप इन अ सपोर्टिव क्लोज नेट कम्युनिटी, द माइक्रो सिस्टम ऑफ अ नर्चर फैमिली एंड एंगेज टीचर्स डायरेक्टली इम्पैक्ट द चाइल्ड ग्रोथ। इस एग्जाम्पल में आपको सारे सिस्टम समझ में आ जाएंगे। ओके, वाइल द इकोसिस्टम यानी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं जो पेरेंट्स की जॉब की वजह से क्रिएट हो रही हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट रोल प्ले कर सकती हैं। इफ दिस चाइल्ड इज रेज्ड इन अ कल्चर दैट वैल्यूज एजुकेशन, तो वो मैक्रो सिस्टम का इन्फ्लुएंस हो गया। दे मे डेवलप स्ट्रॉन्ग एकेडमिक स्किल्स ओवर टाइम। सोसाइटल चेंज सच एज द राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये भी बच्चे के इम्पैक्ट करेगा। मतलब बच्चे को किसी भी चाइल्ड के डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें रोल प्ले करती हैं, लेकिन उनको कैटेगराइज कर दिया है डिफरेंट सिस्टम्स में। इस थ्योरी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये डेवलपमेंट के होलिस्टिक व्यू को रखता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, वो छोटी छोटी चीजों को भी पार्ट बना दिया गया है, जो कहीं इन जनरल हम शायद एक साथ समराइज करके यूज कर लेते थे। फ्लेक्सिबिलिटी तो है इसमें, ये स्टेज थ्योरी जैसे रिजिड है, उतनी रिजिड ये नहीं है। यहाँ पे डेवलपमेंट को, चीजों को बहुत ज्यादा ब्रेक करके देखा जा रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो कंटेक्चुअल थ्योरी डेवलपमेंट की बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखती है कि कैसे लोग ग्रो करते हैं, चेंज होते हैं, और डायनामिक इंटरेक्शन होता है उनका और उनकी सराउंडिंग्स के बीच में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ऑलराइट, तो ब्रॉनफ्रेंड ब्रैनर का इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी ये है। और डिटेल में आपको समझना है तो मैंने अभी बताया, आपको उस लिंक को जरूर विजिट कीजिएगा जो आपको नीचे मिलेगी कमेंट्स में। अब मेरे ख्याल से इतना टाइम है हमारे पास कि हम मार्कियाज आइडेंटिटी को कवर कर लेते हैं, और मुझे एक बार ये देखना होगा कि इसमें हमें कितना पोर्शन आपके लिए कवर करना है, जो कि मैं ये भी देखना चाहूंगी ना, कि ऐसा ना हो कि हमारा जो टॉपिक है वो जल्दीबाजी में निपट जाए। चलिए मार्केज आइडेंटिटी पे बात करते हैं। जेम्स मार्के, एक साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेंडेड ऑन एरिक एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट बाय प्रपोजिंग अ मॉडल दैट कैटेगराइज द डिफरेंट स्टेटस ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन। आपने लास्ट वीडियो में एरिक एरिक्सन की पूरा कॉन्सेप्ट समझा था, जो कि आइडेंटिटी के बारे में था। और इनकी जो थ्योरी है मार्केज की थ्योरी, दैट फोकसेस ऑन द प्रोसेसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड कमिटमेंट टू की कंपोनेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कोहेरेंट आइडेंटिटी। इन्होंने क्या डिफाइन किया था? 4 डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी डिफाइन की थी, जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आइडेंटिटी डिफ्यूजन, फोरक्लोजर, और भी हैं आगे, तो इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये नाम याद रखने हैं कि मार्केस की आइडेंटिटी में कौन कौन से नेम्स आते हैं, वो कौन कौन सी 4 आइडेंटिटी है जिनके बारे में लिखना है।
अगर एग्जामिनेशन में आप ये पूरा सब कुछ याद नहीं भी रखते हैं तो अभी जो आप समझ लेंगे अपनी समझ के हिसाब से आप आंसर लिख पाएंगे। आइडेंटिटी डिफ्यूजन का मतलब होता है individuals have not yet made commitments to any specific identity and are not actively exploring their options. They may feel a sense of apathy or confusion about their values, goals and belief. जब आइडेंटिटी को लेके एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं होती है माइंड में, तब हम कहते हैं कि आइडेंटिटी डिफ्यूजन की स्टेज अराइज हो गई है। इस स्टेज में इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डायरेक्शन में लैक करते हैं। कंफ्यूजन जब भी होगा तो डायरेक्शन में तो लैक करेंगे ही, और उनके पास किसी भी चीज को लेकर, नॉट जस्ट अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, बल्कि किसी भी चीज को लेकर उनको लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहेगी। ओके, इसी की वजह से उनकी पर्सनैलिटी आइडेंटिटी में भी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नजर आएगी। दे मे एग्जिबिट अवॉइडेंस ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू पर्सनल आइडेंटिटी एंड आर ऑफ्टन इनडिफरेंट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑप्शन। जब वो कंफ्यूज रहेंगे तो वो किसी चीज पे ना पहुंच नहीं पाएंगे और किसी रास्ते पर चलना भी प्रेफर नहीं करेंगे, तो ऐसे में वो गिव अप करने की स्टेज में हमें नजर आएंगे। तो आइडेंटिटी का डिफ्यूज हो जाना किसी भी इंडिविजुअल में जब भी होता है तब उस पर्सन के अंदर हमें इस तरीके का कंफ्यूजन नजर आता है। अब आता है आइडेंटिटी फोरक्लोजर। आइडेंटिटी फोरक्लोजर में क्या होता है, इस स्टेज में इंडिविजुअल्स हैव मेड कमिटमेंट्स टू एन आइडेंटिटी विदाउट अंडरगोइंग अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन। दे अडॉप्ट द वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशन imposed by parents or society often without questioning them. आइडेंटिटी फोरक्लोजर वो स्टेट होती है जब कई बार हम बच्चों को ये देखते हैं कहते हुए कि उनसे पूछा जाता है आप क्या बनना चाहते हो, तो उन पर इस बात का इम्पैक्ट होता है कि मेरे फादर डॉक्टर हैं तो मुझे डॉक्टर बनना है, मगर मैं ये नहीं जानता कि डॉक्टर बनने के रास्ते में मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें हैं जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी एक डॉक्टर बनने में। डॉक्टर के बच्चे को तो खैर बहुत कुछ पता भी होगा, लेकिन जनरल बात हो रही है ये आइडेंटिटी डिफ्यूजन तब होता है, आइडेंटिटी फोरक्लोजर की स्टेज तब आती है जब बच्चे को वो कुछ जो करना चाहता है उसके बारे में उसे क्लैरिटी नहीं है। ये तो पता है कि क्या करना है पर ये नहीं पता कैसे करना है। जब डिफ्यूजन की स्टेज थी तो उसे ये भी नहीं पता था कि उसे क्या करना है। अभी उसे ये तो पता है क्या करना है लेकिन उसे ये नहीं पता कि कैसे करना है, तो उसके रास्ते पर वो चलने को लेकर कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूजन यहाँ भी होगा। Individual may be rigid in their beliefs and may not consider alternative viewpoints or options. They may feel a strong sense of belonging but lack true self discovery. हो सकता है वो किसी और चीज में बेटर कर सकें, कुछ और अपनी लाइफ में बेटर करने की उनके अंदर कैपेबिलिटी भी हो, लेकिन वो उस चीज पर एकदम रिजिड हो जाते हैं कि नहीं ऐसा ही करना है। इसमें एक चीज और भी रोल प्ले करती है, कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है, वो उस तरीके से माइंड को शेप कर देते हैं कि ऐसा बनना ही ठीक है, यही करना ठीक है, जिसकी वजह से आइडेंटिटी फोरक्लोजर की स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी मोराटोरियम। दिस स्टेज रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ एक्टिव एक्सप्लोरेशन विदाउट हैविंग मेड अ कमिटमेंट टू अ स्पेसिफिक आइडेंटिटी। इस स्टेज में एक्टिवली क्वेश्चनिंग तो होती है एंड सीकिंग आउट डिफरेंट रोल्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज। जो मॉरेटोरियम की स्टेज होती है वो नए एक्सपीरियंसेस लेके आती है जिसमें लोग वेरियस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं, लेकिन उस आइडेंटिटी को लेके वो कमिटेड नहीं होते हैं। वो काम तो वो कर रहे हैं, आपको लगेगा कि वो उस चीज में है, मगर वो खुद से श्योर नहीं है कि वो उस चीज में है। यहाँ पे प्रोसेस में तो इन्वॉल्व रहेंगे लेकिन उसको लेकर एक कमिटमेंट नहीं होता उनके पास में। While they may feel anxiety or uncertainty during this exploration, it is a crucial part of developing a coherent identity. एक नई आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए भी ये जरूरी है कि अगर ये चीज यहाँ पे बुरी नहीं है, अगर इस स्टेज में कोई भी बच्चा है या कोई भी पर्सन है तो वो किसी सर्च के प्रोसेस में है और वो कहीं तो पहुंचेगा। अब ये हो सकता है कि वो वहां ना पहुंचे, उसमें उसका रूट डाइवर्ट हो जाए, ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है इस वाले केस में, आइडेंटिटी मोराटोरियम के केस में। फिर आता है आइडेंटिटी अचीवमेंट। Individuals in this status have successfully explored various options and made commitments to a coherent identity. वो अपने एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। जनरली इसके बाद आइडेंटिटी अचीवमेंट की तरफ भी पहुंच जाता है बच्चा, जब वो अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ होता है, उसे पता होता है कि उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सारी चीजें जब क्लियर होती हैं तो हम आइडेंटिटी अचीवमेंट की तरफ लेके पहुंच जाते हैं। मार्कियाज आइडेंटिटी स्टेटस के एप्लीकेशन की बात करें तो अडोलेसेंट के डेवलपमेंट को समझने में, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जितने भी मैं एग्जांपल्स आपको दे रही थी आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं अपने माइंड में टीनेज को विजुअलाइज कर रहे थे, अडल्ट को नहीं हम विजुअलाइज कर रहे थे। हाँ, बिगिनिंग में कर सकते हैं, अडल्ट के साथ भी ये चीजें होती हैं लेकिन लेटर में नहीं होती हैं। ओके, तो इसके सभी के एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों के यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। और अभी एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे, तो किसी भी कोहेरेंट आइडेंटिटी को अचीव करने में इंडिविजुअल्स की आइडेंटिटी से ही रिलेटेड रिलेशन है इसका सबसे ज्यादा। अचीवमेंट को एक्वायर करने में भी इसका यूज हम कर सकते हैं। मतलब अगर एक बच्चा है
हम देख रहे हैं कि वो किस स्टेज में है, तो हम उसको इस चीज पे क्लैरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी। आइडेंटिटी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है, एक टीनेजर है जो कि अपने फ्यूचर को लेकर अनश्योर है, बार बार अपने इंटरेस्ट को चेंज कर रहा है, किसी भी मीनिंगफुल एक्सप्लोरेशन में एंगेज नहीं हो पा रहा है। फोरक्लोजर में क्या होगा, वो फैमिली बिजनेस को लेकर चल रहा है, बिना क्वेश्चन करे उसको लग रहा है कि हाँ यही मेरा काम है, करने का है। मॉरेटोरियम में वो डिफरेंट हॉबीज आइडियोलॉजीज को ट्राई कर रहा है, सोशल ग्रुप में कर रहा है, लेकिन उसको भी ये क्लैरिटी नहीं है कि उसे क्या करना है। और अचीवमेंट में एक कॉलेज स्टूडेंट जो अपने वेरियस फील्ड्स को एक्सप्लोर कर लिया है, स्टडी कर ली है, वो उसको पता है कि वो अपनी फील्ड में क्या करेगा। तो कंक्लूजन के साथ ही हम इस टॉपिक को भी खत्म करते हैं और आज का क्लास भी खत्म करते हैं कि मार्कियाज आइडेंटिटी क्या करता है। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूजफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है कि कैसे लोग अपने आइडेंटिटी डेवलपमेंट की स्टेजेस में क्रॉस जाते हैं, खास तौर से टीनेजर्स या एडोलेसेंट्स अगर हम उन्हें कहें, कि वो किस तरीके से अपने इस जर्नी में ट्रैवल करते हैं जब वो अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो ये आज का वीडियो में मैंने नहीं सोचा था कि 4 टॉपिक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हमने कंप्लीट कर लिए, सो गुड, अच्छा है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और आपसे मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट पार्ट में, 4th पार्ट में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।